चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी जंग जीतने के लिए बीजेपी जाति समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई है। बीजेपी सूबे में अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी तैयारियां कर माहौल बनाने की कवायद में है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री के साथ सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया। मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। मित्रों, पूरा करने का काम करेगी। हम निकल पड़े हैं। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के लिए मोदी और योगी साथ साथ निकले जा रहे हैं। पिछले 8 हफ्तों में ताबड़तोड़ 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब एक बार फिर से यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ देने प्रधानमंत्री मोदी यूपी आ रहे हैं। पीएम मोदी अब अगले 10 दिनों में फिर से 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी कल शनिवार यानी कि 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के साथ करेंगे। इसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और उन्हें 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में जाने की उम्मीद है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं कि पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या रहेगा। तो 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे यहां पर मेयरों के एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। फिर 5 दिन बाद 28 दिसंबर को पीएम मोदी कानपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे और यह भी माना जा रहा है कि वे कानपुर मेट्रो का लोकार्पण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उत्तर प्रदेश का लगातार चल रहा है और 10 दिन के अंदर 4 दौरे 4 जिलों को कवर करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जिले और प्रदेशवासियों को सौगातें देंगे, साथ में जनसभा को संबोधित कर अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे और साथ में जो भी केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं उनको गिनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जारी है। आज अखिलेश कांग्रेस के गढ़ यानी कि रायबरेली में और कल सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय रथ लेकर पहुंचेंगे। साथ ही सभी विधानसभा में अखिलेश संबोधित भी करेंगे। बता दें कि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर आज यहां पहुंचे हैं और पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज रायबरेली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर संबोधित करेंगे और उनकी विजय रथ यात्रा भी जारी है। अखिलेश यादव भले ही कांग्रेस के गढ़ में हो, लेकिन निशाने पर उनकी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ही सत्ता पर काबिज है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें रायबरेली में, तो राजनीतिक दलों की चुनावी पारियों को 2007 में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2012 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 3 और कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। सपा का खाता नहीं खुला था। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2012 को दोहराने की कवायद में जुट गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कांग्रेस के गढ़ में फिर से समाजवादी पार्टी सेंध मार पाती है या फिर नहीं।
अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा के दौरान बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को कुश्ती का चैलेंज देते हुए कहा कि बीजेपी कोई खेल नहीं खेलना जानती, बीजेपी सिर्फ ठोकों वाला खेल खेलती है। सुनिए। समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी कि वो दाव किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए घबरा रहे हैं। जो जानते हैं खुद नहीं जानते कोई खेल खेलना। अब ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं ठोको वाला खेल। ठोको, झूठे मुकदमे लगाओ, अपमानित करो। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। हर चीज की कमी हो, किल्लत हो, खाद है नहीं, और जिल्लत अपमानित करती है सरकार को। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब सरकार मौजूदा कानून में संशोधन कर इसे लागू करेगी। हालांकि कुछ लोगों के ये प्रस्ताव रास नहीं आ रहे। लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद शकीकुर रहमान वर्क का शर्मनाक बयान भी सामने आया है। वर्क का कहना है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार का मर्यादा तार-तार करने वाला बयान भी सामने आया था। हालांकि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के पटल पर खड़े होकर बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दों पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। अब आपको बता दें कि वर्क अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आप भी कई बार उनके बयान सुने होंगे। इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना में भारत में ब्रिटिश राज्य में कर दी थी। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया। लेकिन देश के लड़कियों के बारे में और उनकी उम्र जो शादी की बढ़ाई जा रही सीमा 18 साल से 21 साल, इस विषय पर उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं तो सही कदम नहीं जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। तो ये सांसद महोदय हैं और इनकी ये सोच है। उनका कहना है कि लड़कियां आवारगी करने लगती हैं। तो वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क के बयान के बाद अब सांसद एसटी हसन ने भी आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल नहीं बल्कि 16-17 साल में ही कर देनी चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि अगर शादी में देर होगी तो आवारगी बढ़ेगी ही। तो बीजेपी के मंत्री मोहसिन रजा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। आखिर दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम एक धार्मिक देश में रहते हैं। हिंदू मुसलमानों के मजहब ने कुछ उन्हें रहने के कोड दिए हैं, लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु अगर मुमकिन हो? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 18 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? जिस तरह का वक्तव्य समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल देते हैं, और खास करके शफीकुर रहमान वर्क जैसे लोग, उन्होंने जिस तरह से कहा है, अब आज हमारी देश की वो बच्चियां जो देश का गौरव हैं, जो देश का गौरव बढ़ा रही हैं, कम से कम महिलाओं के मामले में तो उनको पता होना चाहिए कि देश की 11 महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिमंडल में। और उनके लिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ये कहते हैं कि वो बच्चियां आवारा हो जाएंगी। तो आवारा लोगों को जवाब देने के लिए ये बच्चियां तैयार हैं। 22 के चुनाव में आपको जवाब देंगी हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, कि जिनको आपने आवारा कहने का काम किया है, और इसका जवाब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहिए सामने आकर। खबर औरैया से है। औरैया जनपद में बहुजन समाज पार्टी का मंडलीय स्तरीय सम्मेलन और विशाल जनसभा में पहुंचे
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा, मंच पर मौजूद जिलाध्यक्षों समेत घोषित हो चुके प्रभारी प्रत्याशियों ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि जनपद औरैया के नुमाइश मैदान में मंडल सम्मेलन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी की नीति समेत बसपा सुप्रीमो पूर्व यूपी सीएम मायावती के कार्यकाल की प्रशंसा की। इसके साथ ही ये भी कहा कि भाजपा और सपा सरकार ने सिर्फ जनता को छला है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 403 में से 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो वो गठबंधन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कमजोरी लग रही है, इसलिए उनको बैसाखी की जरूरत है। हम लोगों को कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बताएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर उत्तराखंड प्रदेश की जनता को राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ढोल की पोल खोल कार्यक्रम करने का ऐलान किया है, यानी भाजपा सरकार को घेरे में लिया है और भाजपा सरकार ढोल की पोल खोल ये कार्यक्रम भी कांग्रेस चलाएगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश भर में आम जनता के बीच भाजपा सरकार के निकम्मेपन की पोल खोलने का काम कांग्रेस करेगी। वहीं थैंक यू राहुल को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का संचालन होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर अब तक के सभी शहीदों को सम्मान वीर ग्राम परिक्रमा अभियान के नाम पर होगा। सैनिक, किसान, नौजवान, महिला और कमजोर तबके, दलित और अल्पसंख्यक, इनका सम्मान और इनका कल्याण, इनकी आर्थिक उन्नति हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं पर खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम जो किया है उसका लाभ भी प्रदेश को नहीं मिला है। आप नेता ने कहा कि आरटीआई में हुए खुलासे से साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री धामी सिर्फ घोषणावीर बनकर रह गए हैं। आप नेता ने कहा कि खुलासे से साफ हुआ है कि अब तक के कार्यकाल में सीएम धामी सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं ही कर रहे हैं। तो बता दें कि आम आदमी पार्टी अब लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है और आज आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में ये बताया गया है कि 1000 से ऊपर घोषणाएं सीएम धामी कर चुके हैं, लेकिन जो जमीन और पटल पर उतर चुका है वो केवल 150 के ऊपर ही काम हो चुका है, बाकी सिर्फ घोषणाएं हवाई ही रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पत्रकार वार्ता कर 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा का आगाज करने की बात कही है। कौशिक का कहना है कि हरिद्वार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 साल में बेहतर काम किए हैं। ये यात्रा 4500 किलोमीटर से लंबी होगी। वहीं कई इलाकों में उप यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसके लिए 70 एलईडी रथ रवाना हो चुके हैं। गढ़वाल क्षेत्र में 41 एलईडी रथ संभालेंगे जिम्मेदारी। वहीं साथ में आम जनता सभी वर्गों से संवाद भी कराया जाएगा और सुझाव पेटिका के माध्यम से सुझाव भी लिए जाएंगे और इन सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल भी किया जाएगा। इस तरीके की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत हल्द्वानी में आज ईईएम की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई। सभी टीमों को चुनाव के दौरान आपस में कोऑर्डिनेशन पर काम करने का सुझाव दिया गया। एसएसटी फ्लाइंग स्क्वाड को विशेष रूप से एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए, जिससे कि चुनाव से जुड़ी हर घटना पर पैनी नजर रखी जा सके। वहीं सीटीओ नैनीताल ने पुलिस, एसएसटी फ्लाइंग स्क्वाड और अकाउंट से जुड़े अधिकारियों को अपने काम में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं।
ये ईईएम की ट्रेनिंग है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की, जिसका मुझे नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और ये समस्त जो हमारी टीमें हैं इसमें वीवीटी, वीएसटी, एफएसटी और एसएसटी, इनकी ड्यूटीज के बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर अवगत कराया गया। मेरी टीम में मेरे साथ हेमकांत पाल और सूर्य प्रताप टीओ हैं। तो इसी सब के बारे में हमने इनको ब्रीफ नोट दिया है। ये प्रायर ट्रेनिंग है, अब इसके बाद ट्रेनिंग का सिलसिला और जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया के कामों और प्रिंट न्यूज के संदर्भ में जिला सभागार में मीडिया के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया के कार्यों और प्रिंट न्यूज के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को पूरी जानकारी साझा की। बाजपुर के ब्लॉक सभागार क्षेत्र में पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के बीच खुली बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बाजपुर के ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख सरिता देवी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम सहित विभागों के विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और समाधान की मांग की। वहीं 3 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर ने रुद्रपुर में सीएमओ दफ्तर पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उनके समर्थन में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू और गणेश उपाध्याय भी धरने पर बैठे। आशा वर्कर का आरोप था कि सितंबर के बाद से उन्हें अब तक मानदेय नहीं दिया गया। इसके साथ ही जो भी पैसा दिया जाता है वे किस मद में दिया जाता है दर्शाया नहीं जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा को भी हवा हवाई बताया और कहा कि मानदेय बढ़ाने पर अब तक अमल नहीं किया गया है। तो हालांकि सीएमओ ने आश्वासन दिलाया है कि जो मांगे उनके स्तर की है उनको शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा और जो शासन स्तर की है उसके लिए लिखा जाएगा, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो तालियों से सीएमओ का स्वागत किया है। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं रुद्रपुर की, जहां पर सीएमओ जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि हमारे स्तर पर जो भी काम है हम उसको पूरा कर लेंगे और जो हमारे स्तर से ऊपर है तो शासन और प्रशासन को उसके लिए हम लिखेंगे कि आपकी मांगे पूरी हो और समय रहते पूरी हो। तो बता दें कि 3 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद सीएमओ उनके पास गए और सीएमओ ने बातचीत की। बातचीत के बाद उनको आश्वासन दिया कि आपकी मांगे पूरी होगी, इसके लिए हम आपके साथ हैं। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहे जनता टीवी देखते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।